आप सबका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं हूं संजय द्विवेदी। जल्दी जल्दी जुड़िए और ये बताइए कि स्क्रीन पे सब आपको साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। आज का टॉपिक सबको दिख रहा है स्क्रीन पे। ठीक। आज का टॉपिक है टिश्यू सिस्टम। हम लोग पिछली क्लास में टिश्यू का सारा कुछ पढ़ चुके हैं। सभी प्रकार के टिश्यू, उनके एग्जाम्पल, उनके करेक्टर, उनकी ओरिजिन, सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम क्या है? पौधों में कार्य के विभाजन को लेकर, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे तो बोलेंगे डिवीजन ऑफ लेबर को लेकर टिश्यू सिस्टम की तीन कैटेगरी बनाई। ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम आर प्रेजेंट इन प्लांट्स। तीन तरह के, तीनों स्क्रीन पे एक साथ दिख रहा है। इसके पहले हम जो लिखा हुआ ऊपर का पढ़ भी देते हैं। टिश्यू सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज बेस्ड ऑन, यहाँ याद रखना है किस बेसिस पे बेटा। कभी भी हम टाइप पढ़ेंगे तो हमको ये तय करना होता है कि किस आधार पर ये टाइप पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं ना? हमको उसकी बेसिस बतानी रहती है। और यहाँ बेसिस क्या है टिश्यू सिस्टम के प्रकार पढ़ने के? डिवीजन ऑफ लेबर, इस बात को याद रखना है। ईच सिस्टम यूजुअली कंसिस्ट ऑफ, जो प्रत्येक सिस्टम होगा उसमें क्या क्या होने वाला है? एक कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशंस दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। कुछ ऊतकों का समूह होगा, टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन होगा जो कोई विशिष्ट कार्य कर रहा है। पहले तय हुआ डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? कार्य विभाजन। तो जब विशिष्ट कार्य होगा तभी हम टिश्यू सिस्टम का बदलाव पढ़ेंगे। पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। दिस सिस्टम इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आने वाले हैं? एपिडर्मिस, सेल्स, जो उनके सेल्स होंगी, जो उन पे पाए जाने वाले हेयर्स, पोर्स यदि कुछ है तो रिलेटेड टू एपिडर्मिस। यहाँ हम एक बात बता दें, एपिडर्मिस के साथ जो रूट की आउटर मोस्ट कवरिंग है उसका नाम है एपिब्लेमा। और एपिब्लेमा के साथ में आ जाएगा रूट हेयर्स। इनकी भी पढ़ाई एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। पौधे में स्टेम और लीफ के एपिडर्मिस को एपिडर्मिस कहते हैं, लेकिन उसी पौधे के रूट के एपिडर्मिस को एपिब्लेमा कहते हैं।
ठीक ना। दूसरे नंबर पे है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू ये लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम होता है, याद रखना है। सबसे बड़ा टिश्यू सिस्टम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और इसमें क्या क्या होंगे? एपिडर्मिस के नीचे का हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के नीचे कार्टेक्स, कार्टेक्स के नीचे एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के नीचे के लेयर बोलते हैं पेरिसाइकिल, और साथ में मेडुलरी रेज, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? पिथ रेज, या यूं कहें कि पिथ। एपिडर्मिस और इतनी चीजों को सुन लें, यानी हाइपोडर्मिस, कार्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और मेडुलरी रेज या पिथ, तो बचा क्या फिर? बच गए वेस्कुलर बंडल। क्या बच गए बेटा? वेस्कुलर बंडल। और इनके लिए एक टिश्यू सिस्टम है। इंक्लूड्स दिस टिश्यू सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम द कैम्बियम, जो कैम्बियम से उत्पन्न होगा, एंड इज कंपोज्ड ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। यानी जो तीन भाग बनाए गए, एक जो प्रोटेक्शन करता है, एपिडर्मिस त्वचा, त्वचा का कार्य क्या है? प्रोटेक्शन। पौधे में भी यही कार्य है। बीच में जो सारे टिश्यू हैं उनको हमने ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहा। और तीसरा जो कंडक्शन का काम करेगा, चाहे वो पानी का हो चाहे वो भोजन का हो, उसका कैटेगरी वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है। आगे का पॉइंट देखिए यहाँ पे। हम आपको एक एक करके थोड़ा विस्तार से बताएंगे, इसमें दिया हुआ नहीं है। पहला था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। जैसा कि हमने बताया कि इसके अंदर एपिडर्मिस आएगा, सूट में एपिडर्मिस बोल देंगे, रूट में इसकी जगह पे क्या बोलेंगे? एपिब्लेमा। इसके अलावा हेयर्स आएंगे। इन हेयर्स को सूट पे हम लोग जिस नाम से पढ़ते हैं वो नाम है ट्राइकोम। एपिब्लेमा पे जो हेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं रूट हेयर। ट्राइकोम जो होता है बेटा ऑलवेज मल्टी सेलुलर होता है। रूट हेयर ऑलवेज यूनी सेलुलर होता है। बहुत छोटी छोटी सी बात है लेकिन बहुत डिफरेंस में काम आएगा। समझ रहे हैं? इसके अलावा इस पे स्टोमेटा होंगे, जिसको आप समझिए पोर्स। पोर्स क्या होंगे? स्टोमेटा। जो स्टोमेटा जो होते हैं एपिडर्मिस पे ही होंगे। एपिडर्मिस के ऊपर एक मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं क्यूटीन। इसकी लेयर होती है और इस लेयर को हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल। क्यूटीन केमिकली वैक्सी सब्सटेंस है, फैटी सब्सटेंस है। और क्यूटिकल रिड्यूस करती है वाटर लॉस इन किसमें? ट्रांसपिरेशन में। क्यूटिकल का कार्य है पानी के लॉस को बचाना, और इसके साथ साथ ये हेल्प्स इन मेंटेनिंग टेम्परेचर। जब वो वाटर लॉस करेगा, ट्रांसपिरेशन करेगा, तो क्या करेगा? टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प प्रोवाइड करेगा। ठीक है।
अब आपको हम बताते हैं कि एपिडर्मल टिश्यू में सेल्स कैसी होती है। इसकी सेल्स जो होती है पैरेनकाइमेटस होती है। एपिडर्मिस की सेल्स कैसी होती है? पैरेनकाइमेटस होती है। पैरेनकाइमा का गुण आप लोग पढ़े होंगे। पैरेनकाइमेटस पैरेनकाइमेटस होगी तो क्या होगी? लिविंग होगी। और इनके बीच गैप नहीं होता, यानी कॉम्पैक्टली कॉम्पैक्टली अरेंज होती है। ठीक। एरियल जो सरफेस होता है, एरियल सरफेस ऑफ जो एपिडर्मिस होता है, उसी पे क्यूटीन की डिपोजिशन होती है, और उसी से जो कुछ बनता है उसी को हम लोग क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल का आइडिया हमने दिया कि ये ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस करेगा, और इस तरह से वो टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हेल्प करेगा। एरियल ही सरफेस पे, अंदर नहीं। एपिडर्मिस के एरियल ही सरफेस पे स्टोमेटा पाया जाता है, और स्टोमेटा का काम है गैसियस एक्सचेंज। स्टोमेटा कार्य क्या है बेटा? गैसियस एक्सचेंज। और जानिए, स्टेम के केस में मल्टी सेलुलर हेयर हो सकता है इस एपिडर्मिस पे, और इसी मल्टी सेलुलर हेयर को ट्राइकोम कहते हैं। रूट के केस में क्या होगा? रूट हेयर होगा। और ये कैसा होता है बेटा? यूनिसेलुलर, यानी आप सूट का हेयर है या रूट का हेयर है, ये आप सेल की संख्या से ही जान जाएंगे। सूट हेयर्स मल्टीसेलुलर होते हैं, जबकि रूट हेयर यूनिसेलुलर होता है। सूट हेयर प्रोटेक्शन का काम करता है, रूट हेयर वाटर के एब्जॉर्प्शन का काम, यानी अपनी संरचना और कार्य दोनों में डिफरेंट है। और समझिए, फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस क्या है बेटा? प्रोटेक्शन। जो सबसे बाहर होगा कोई भी चीज, घर में जो बाउंड्री वॉल होती है बेटा, तो उसका काम क्या है? सुरक्षा प्रदान। तो शरीर की बाउंड्री वॉल सबसे बाहर की जो लेयर है उसका नाम एपिडर्मिस है, और वो भी क्या करेगी? सुरक्षा प्रदान करेगी। एपिडर्मिस का काम क्या होगा? सुरक्षा प्रदान करना। ये जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, ये यूनिसेरिएट होती है, अधिकांश बार एक लेयर की बनी होती है। अब एग्जाम के दिन एक सवाल आता है, जो कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, कि मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस किस में पाया जाता है। यह सवाल पूछा गया है, और उसका आंसर हम यहाँ लिख देते हैं, आप उसको याद रखेंगे। मल्टी लेयर्ड जो एपिडर्मिस है, यह पाया गया है फाइकस में। फाइकस को ही बेनियान ट्री कहते हैं। इसके अलावा नेरियम में पाया गया है। तो ये दोनों उदाहरण याद रखे रहिएगा, बहुत जरूरी है। सामान्यतः कैसा होता है? यूनिसेरिएट। यूनिसेरिएट का मतलब होता है सिंगल लेयर्ड। एपिडर्मिस अधिकांश पौधों में सिंगल लेयर्ड होती है। अब एपिडर्मिस की पूरी बात हमने यहाँ बता रखी है, आपको फिर से इसको दोहरा दे रहे हैं। एपिडर्मिस या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मिस की पढ़ाई करते हैं। रूट के केस में एपिब्लेमा आता है। इस पे हेयर्स होते हैं। हेयर्स जो सूट का होता है यानी एपिडर्मिस पे होता है उसको ट्राइकोम कहते हैं। जो एपिब्लेमा पे निकलते हैं उनको रूट हेयर कहते हैं। ट्राइकोम मल्टीसेलुलर होता है, रूट हेयर यूनिसेलुलर होता है। ट्राइकोम का काम प्रोटेक्शन का है, जबकि रूट हेयर का काम वाटर एब्जॉर्प्शन का है। एपिडर्मिस का निर्माण पैरेन्काइमेटस
यूनिसेरिएट सेल से होता है जो लिविंग होती हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज होती है। इनके एरियल सरफेस पे क्यूटीन नामक वैक्सी सब्सटेंस का एक डिपोजिशन होता है जिसको क्यूटिकल कहते हैं, और क्यूटिकल का काम है वाटर लॉस जो ट्रांसपिरेशन में होता है उसको घटाना। जितना क्यूटिकल की लेयर मोटी होती जाएगी, ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस उतना ही घटता जाएगा। ये याद, यानी जो यंग प्लांट होते हैं उनमें क्यूटिकल की लेयर थीन होती है और वाटर लॉस ज्यादा। जो मैच्योर प्लांट होते हैं उनमें क्यूटिकल की लेयर थिक होती है और वाटर लॉस कम होता है। जो एरियल सरफेस है उसी पे स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा का आइडिया है ट्रांसपिरेशन कराता है, लेकिन इनका मुख्य कार्य क्या है बेटा? गैसियस एक्सचेंज। स्टेम पे मल्टीसेलुलर हेयर पाए जाते हैं, उनको ट्राइकोम कहते हैं। मेन फंक्शन एपिडर्मिस का प्रोटेक्शन है। सामान्यतः एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है, लेकिन मल्टी लेयर एपिडर्मिस रिपोर्टेड है फाइकस में और नेरियम में। बल्कि फाइकस और नेरियम के लीफ के दोनों सतहों पे एपिडर्मिस जो पाई जाती है वो मल्टी लेयर्ड होती है। ठीक है, अगला टिश्यू सिस्टम भी आपको बताते हैं। इसका नाम है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। पहले तो आप लोग ये बताइए कि जो हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बताया ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताओ बच्चा लोग, आपको एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? गौतम, सीलम, अर्चना, ज्योति, अनिल, स्नेहलता जो भी जुड़े हुए हैं, बताएं जरा, आपको एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम उनसे जो पॉइंट बन रहे हैं समझ में आ रहा है? अगला हमको पढ़ना है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ये एक डायग्राम देखिए, जिसको हम अभी मिटा भी देंगे, ध्यान से देखिए। ऐसे चाहे रूट हो चाहे स्टेम हो, जो बाहर है वो एपिडर्मिस है, जो अंदर वेस्कुलर बंडल है। ऐसे हम एक रफ डायग्राम आपको समझाने के लिए बस बता रहे हैं। और इनके अलावा यानी यहां से लेके यहां तक जो कुछ भी है वही ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब इसमें क्या क्या आ गया? हाइपोडर्मिस आ गया, कार्टेक्स आ गया, एंडोडर्मिस आ गया, पेरिसाइकिल आ गई और पिथ आ गया। इतनी सारी चीजें मिलकर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। यानी एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़ दें तो सब कुछ जिस नाम से पढ़ा जाता है वह नाम है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, ये बात याद रखे रहिएगा कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में वो सारी बातें आएंगी जो एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल के बीच में। उनका क्रम से हम नाम भी लिखेंगे, किससे बनी है ये भी बताएंगे, उनका हम काम भी और उनकी विशेषता भी बता देंगे। सारे पॉइंट्स को मालूम हो जाएगा। इवन आपको इसको पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि मोनोकाट में कैसा होगा और डाइकाट में कैसा होगा, क्योंकि यहीं पे डिफरेंस आता है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में ही मोनोकाट, डाइकाट, स्टेम, लीफ, रूट का डिफरेंस यही तय होता है। इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। हम पहले तो ये बता दें कि किससे कंपोज होगा। तो आप जानिए, एपिडर्मिस के नीचे जो कुछ होता है उसको हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। इसके नीचे जो कुछ होता है उसको हम कार्टेक्स कहते हैं। कार्टेक्स की जो अंतिम लेयर होती है, कार्टेक्स बेटा 3 लेयर की बनी होती है खुद, और इस 3 लेयर में ही जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको हम लोग हाइपोडर्मिस, बीच में सिंपल कार्टेक्स, और जो अंदर की लेयर होती है इनर मोस्ट लेयर ऑफ कार्टेक्स उसको हम लोग इंडोडर्मिस कहते हैं, अंतः त्वचा।
ये कार्टेक्स तीनों मिलकर बनते हैं। इस एंडोडर्मिस के बाद क्या होगा? पेरिसाइकिल, और अंत में क्या होगा? पित्त। तो इतनी चीजें तो होती है जो बनाती है, क्या बनाएगी बेटा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इतनी चीजों से मिलकर बना हुआ एक कार्टेक्स। कार्टेक्स के तीन भाग। सबसे बाहर कार्टेक्स में क्या होगा? हाइपोडर्मिस, उसके बाद सिंपल कार्टेक्स, उसके बाद इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल और पित्त। अब चाहे रूट पढ़ना हो, स्टेम पढ़ना हो, तो ये क्रम याद रखे रहेंगे। इसके ऊपर क्या था जो हम लोग पढ़ चुके? एपिडर्मिस थी। हम आपको डायग्राम बना के नहीं पढ़ा रहे, शब्दों में पढ़ा दे रहे हैं। चाहे वो मोनोकाट पढ़ना हो, डाइकाट पढ़ना हो। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके नीचे हाइपोडर्मिस, सिंपल कार्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और पित्त। और कौन सी चीज इसमें से मोनोकाट में कैसी होगी, डाइकाट में कैसी होगी, कैसी होती चाहिए, कैसी होती है, क्यों ऐसी होती है, ये सब पढ़ने की टाइम आ गया। हम एक एक करके पढ़ाते हैं। पहले नंबर पे हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस कहां होगा? जस्ट बिलो, जस्ट बिलो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर को हाइपोडर्मिस कहते हैं। ठीक है। यह कार्टेक्स की सबसे बाहर वाली भाग होती है। और ये बनी कैसी होगी? इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम, ध्यान रखना है स्टेम बोल रहा है, ये पढ़ा चुके हैं। अब आपको याद दिला, डाइकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस कोलेन काइमा की बनी होती है। मोनोकॉट यदि होगा, मोनोकॉट स्टेम होगा, तो वह स्केलेरन काइमा के बना। अब कोलेन काइमा, स्केलेरन काइमा बृहद तौर पे हम पढ़ाए हैं। कोलेन काइमा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, स्केलेरन काइमा डेड मैकेनिकल टिश्यू। कोलेन काइमा स्ट्रेंथ विथ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगी, स्केलेरन काइमा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं प्रोवाइड करेगी। हमने इसके बारे में सिखाया था कि जो डाई काट होते हैं पेरेनियल बहुवर्षीय होते हैं, कई साल जीवन होता है उनका। तो जब 1 साल से आगे जीवन होगा तो उनको विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक बदलाव को झेलना होगा। यह बदलाव सिर्फ जमीन से ऊपर होते हैं, सीजन के परिवर्तन। और जमीन के ऊपर जो पौधे का भाग होता है वो स्टेम होता है। इसीलिए डाइकाट का स्टेम में कोलन काइमा पाया जाता है, क्योंकि वह विभिन्न परिवर्तनों को पौधे के शरीर को झेला सके, झेलने में समर्थ बना सके। मोनोकाट का पौधा एक सीजन में ही, जाड़ा गर्मी बारिश किसी एक सीजन में हो जाता है, इसलिए उसको दूसरा सीजन झेलना नहीं रहता। इसीलिए यहाँ पर सिर्फ उसको खड़ा रहने के लिए, ग्रास को खड़ी रहने के लिए स्ट्रेंथ की सिर्फ जरूरत होती है, और वह स्केलेन काइमा का बना होता है। ये कुछ नहीं समझ में आता तो ये दो दो सब तो याद रखेंगे ना, कि डाइकाट का स्टेम का हाइपोडर्मिस कोलेन काइमा, मोनोकाट के स्टेम का हाइपोडर्मिस स्केलेन काइमा। और कोलेन काइमा स्केलेन काइमा दोनों का एक ही काम है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। इसका मतलब हाइपोडर्मिस का भी फंक्शन क्या हो जाएगा? इसका भी फंक्शन क्या हो जाएगा? टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट या मैकेनिकल स्ट्रेंथ। हाइपोडर्मिस का काम मालूम हो गया, किस में कैसा बना है ये भी मालूम। अब इसके नीचे का जो भाग है उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल कार्टेक्स। सिंपल कार्टेक्स पौधे का वो भाग होता है जो मास, ये मास मेरिस्टम से बनता है, और ये मास ऑफ पैरेन्काइमा होता है, यानी थोक भाव में पैरेन्काइमा की सेल्स होती है। इनमें इंटर सेलुलर स्पेस पाया जाता है, और इनका काम, जो पैरेन्काइमा काम है वही होगा स्टोरेज ऑफ फूड। किसी का भी कार्टेक्स हो, हम यहाँ भेद नहीं बता रहे, भेद है ही नहीं। चाहे वो डाइकाट स्टेम हो, चाहे वो मोनोकाट स्टेम हो, चाहे डाइकाट रूट हो, चाहे मोनोकाट रूट हो, यही चाह रहे हैं ना। किसी का भी सिंपल जो कार्टेक्स है हाइपोडर्मिस के नीचे, वह मास ऑफ पैरेन्काइमा का बना होगा। पैरेन्काइमा की सेल्स लिविंग होती हैं, थीन वॉल्ड होती हैं,
इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस भी होगा और इनमें खाना इकट्ठा करने का गुण होता है, इनका यही कार्य है। 3 शब्द लिखा मैंने, सबकी कार्टेक्स पढ़ लिया। वैसे 50 लाइन में पढ़ेंगे, लेकिन यही 3 खजाना है। ठीक है। अब अगला एंडोडर्मिस, उसको हम अगले पेज पे समझाने जा रहे हैं। एंडोडर्मिस हम शुरू में ही बताए हैं, कार्टेक्स का यह भी भाग है, यानी यह क्या है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कार्टेक्स, सबसे अंदर का कार्टेक्स का लेयर होता है। आल्सो कॉल्ड, इसका एक और नाम है स्टार्च सीथ। ठीक है, स्टार्च सीथ किसको कहते हैं? ये मेनली डेवलप्ड इन, किसमें डेवलप्ड होगा? रूट्स में, चाहे वो डाइकाट की हो चाहे मोनोकाट की हो, सब में नहीं, स्टेम में नहीं। ये बना कैसा होता है ये भी बता देते हैं। ये सेल्स जो होती है इसकी, सेल्स जो होती है पैरेनकाइमा की होंगी, लिविंग होंगी। पैरेनकाइमा की सेल्स कैसी होती? लिविंग होंगी, डम्बेल शेप्ड होंगी, ढोलक के आकार की होंगी। ठीक है। और इनकी जो सतह होती है, सरफेस, वो सुबेरिन से ढका रहता है, तो सुबेराइज्ड होगा, यानी थिक वॉल्ड हो जाएगी। और इस सुबेराइज्ड लेयर को कैस्पेरी नामक साइंटिस्ट ने पहली बार देखा था, और इस वजह से उसको हम लोग कैस्पेरियन बैंड कहते हैं। कैस्पेरियन बैंड के चलते रूट में, चूंकि रूट में ही ऐसा होता है वेल डेवलप, रूट प्रेशर डेवलप होता है। अब ध्यान से सुनो हमको, पौधों के सूट में सूट प्रेशर नहीं होता, जबकि उनके रूट में रूट प्रेशर होता है। अब यदि सवाल पूछा जाए आपसे कि सूट प्रेशर का डेवलपमेंट पौधों में क्यों नहीं होता, तो आपका जवाब है इंडोडर्मिस का वेल डेवलप्ड न होना। क्यों? क्योंकि रूट प्रेशर होने के लिए इंडोडर्मिस का वेल डेवलप्ड होना जरूरी है। जब वेल डेवलप्ड होगी तो उसकी सेल सुबेराइज्ड होकर कैस्पेरियन बैंड बनाएंगी, और ये कैस्पेरियन बैंड अब हम बना के दिखा देते। ये एंडोडर्मिस है बेटा, ऐसा। और ये जो एंडोडर्मिस है, ये इसकी वॉल पे सुबेरिन है। बीच बीच में थीन वॉल्ड सेल्स भी पाई जाती है। हम आपको बता दें, ये जो थीन वॉल्ड सेल है इंडोडर्मिस की, इसको हम लोग पैसेज सेल कहते हैं, क्योंकि इसी से पानी इंटर करेगा। और ये सेल जहां होगी, ठीक उसकी पहचान है, ठीक उसके सामने, इस सेल के सामने प्रोटोजाइलम होगा। बिल्कुल हम जो बोल रहे हैं दिमाग में बैठा लीजिएगा, डायग्राम पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, नहीं जानोगे कौन सी चीज कहां, एकदम पिन पॉइंट बता रहे हैं। पानी कार्टेक्स से होते हुए आया, तो ये एंडोडर्मिस की जो सेल है, ये थिक वॉल्ड है। हजारों, हम डायग्राम बनाते हैं, ये बेटा रूट का टीएस है, टीएस ऑफ रूट, और ये हेयर है, यहाँ इंडोडर्मिस है। तो लाखों हजारों जो रूट है, पानी अंदर आया, पानी कार्टेक्स के इंटरसेलुलर स्पेस से घुस रहा है, लेकिन यह अंदर इसलिए नहीं आ सकता जाइलम में, क्योंकि इसकी वॉल कैसी है? थिक है। थिक वॉल होने के कारण, कारण क्या है? कैस्पेरियन बैंड।
क्या डेवलप होगा? रूट प्रेशर, पानी इकट्ठा हो जाएगा। और सिर्फ एंट्री कहां से होगी? पैसेज सेल से। पैसेज सेल कितने होंगे? जितने प्रोटोजाइलम पॉइंट होंगे, पैसेज सेल से जो ही पानी इंटर करेगा जाइलम में घुस जाएगा। यानी जितने जाइलम के प्रोटोजाइलम पॉइंट होंगे इंडोडर्मिस में, उतने ही पैसेज सेल होंगे। सुनिए जो हम बोल रहे हैं, इंडोडर्मिस की थिन वॉल्ड सेल्स को पैसेज सेल कहते हैं, क्योंकि वह पानी को पैसेज देती है प्रोटोजाइलम में जाने के लिए। पैसेज सेल इंडोडर्मिस में ठीक वहीं पाई जाती है जिसके अपोजिट प्रोटोजाइलम होता है। यानी जितने प्रोटोजाइलम होंगे उतने पैसेज सेल इंडोडर्मिस में होगी। शेष सेल इंडोडर्मिस की थिक वॉल्ड होती है, उस पे सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, जिसको हम लोग कैस्पेरियन बैंड कहते हैं, और उसी के कारण रूट प्रेशर का डेवलपमेंट होता है। अब याद क्या रखना है आपको? इंडोडर्मिस किस में वेल डेवलप्ड नहीं होती? सूट में नहीं होती। इसके कारण से क्या होता है? सूट प्रेशर डेवलप नहीं होता। सूट प्रेशर की पौधे के जीवन में जरूरत भी नहीं है, जबकि रूट प्रेशर की जरूरत है। अब एक और सवाल बता देते हैं। पूछा जाएगा कि रूट प्रेशर के चलते पौधे में पानी कितने हाइट तक चढ़ता है? सुनना है? रूट प्रेशर के चलते पौधे में पानी कितने हाइट तक चढ़ता है? आपका आंसर है 21 मीटर चढ़ता है। याद रखे रहिएगा, खोजेंगे मिलेगा नहीं, हम बिल्कुल निचोड़ बता रहे हैं। वेल डेवलप्ड इंडोडर्मिस किसका लक्षण है? किसकी पहचान है? रूट्स की पहचान। थीन वॉल्ड सेल्स जो इंडोडर्मिस में होती है उसको क्या कहते हैं? पैसेज सेल कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसका नाम है दूसरा ट्रांसफ्यूजन सेल। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? ट्रांसफ्यूजन सेल। ट्रांसफ्यूजन सेल पैसेज सेल का दूसरा नाम है। पैसेज सेल का कार्य क्या है? इट अलाउज एंट्री ऑफ वाटर across endodermis into xylem। पैसेज सेल पानी को इंडोडर्मिस को पार कराकर प्रोटोजाइलम तक पहुंचाने का रास्ता देता है। डाइकाट स्टेम और पिटियोल में, जो पिटियोल होती है, जो सूट का भाग है, वहां वेल डेवलप्ड इंडोडर्मिस नहीं होती, और वहीं पे यह टर्म यूज होता है। स्टारशिप टर्म डाइकॉट स्टेम और पेटियोल के लिए यूज किया जाएगा, क्योंकि वहां पर सुबेरिन के बजाय स्टार्च का डिपोजिशन। इंडोडर्मिस को एक कॉमन नाम से पढ़ते हैं, और यह कॉमन नाम है, लिख देते हैं, आल्सो कॉल्ड इंटरनल प्रोटेक्टिव टिश्यू। इंटरनल प्रोटेक्टिव टिश्यू किसको कहते हैं? इंडोडर्मिस को। यही आपको हम एक बात समझा, थोड़ा सा पहले पढ़ाए थे आपको, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का नाम है, लिख देते हैं, आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू। एपिडर्मिस को एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू, एंडोडर्मिस को इंटरनल प्रोटेक्टिव टिश्यू, कोलेनकाइमा को लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, स्क्लेरेनकाइमा को डेड मैकेनिकल टिश्यू। चार कॉमन नाम पढ़ा रहे आप, बात समझ गए होंगे। हम आपको कार्टेक्स पढ़ा चुके, जिसमें हाइपोडर्मिस पढ़ा है, जनरल कार्टेक्स पढ़ा है, और अंतिम लेयर उसकी एंडोडर्मिस थी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं पेरिसाइकिल। एंडोडर्मिस के नीचे की लेयर का क्या नाम होगा? पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल किसके बीच होगी? इन बिटवीन एंडोडर्मिस एंड पिथ। पिथ और एंडोडर्मिस के बीच की लेयर को, चाहे वो रूट हो चाहे स्टेम हो बेटा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेरिसाइकिल।
मोस्टली सिंगल लेयर्ड। पेरिसाइकिल एक ही लेयर की होती है, जैसे एंडोडर्मिस भी एक ही लेयर की। पेरिसाइकिल में जहां पैसे सेल थी, ठीक वहीं पे पेरिसाइकिल की सेल रूट, लेटरल रूट ओरिजिनेट करती है। बल्कि लिखे हम यहाँ पे, आपको क्वेश्चन आंसर साथ में लिखते हैं, लेटरल रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम पेरिसाइकिल। जो साइड में रूट निकलेगी बेटा, वह रूट के किस भाग से निकलेगी? पेरिसाइकिल से। और इस ओरिजिन को हम क्या बोलते हैं? इंडोजीनस। इंडोडर्मिस के अंदर से हो रहा है तो क्या नाम हो गया? इंडोजीनस। अब यहीं पे एक बात समझिए, लेटरल रूट की ओरिजिन इंडोजीनस होती है, लेटरल सूट की ओरिजिन एक्सोजीनस होती है। हम वो भी लिख देते हैं यहां पर नीचे, लेटरल सूट originates या originate shoots originate from कार्टेक्स, और कार्टेक्स इंडोडर्मिस के बाहर है, इसलिए इसकी ओरिजिन को बोलते हैं एक्सोजीनस। यानी सूट की ओरिजिन एक्सोजीनस होती है, रूट की ओरिजिन इंडोजीनस होती है। रूट की ओरिजिन इंडोजीनस कहां से होती है? पेरिसाइकिल से, इंडोडर्मिस के अंदर से। सूट की ओरिजिन कहां से होती है? कार्टेक्स होती है, इंडोडर्मिस के बाहर से। बिल्कुल दिमाग में रखे रहिएगा, बहुत ज्यादा शब्द हम यूज नहीं कर रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन हो। अब डाई कार्ट रूट में जो पेरिसाइकिल है, ये स्केलेरन काइमा मिक्स्ड विथ पैरेन काइमा, याद रखना। स्केलेरन काइमा का बना होगा, जो थिक वॉल्ड सेल्स होती हैं इंडोडर्मिस की, और जहां पैसे सेल होगा वहां पैरेन काइमा का बना होगा। यहीं से नई रूट निकलेगी। यही नहीं, पेरिसाइकिल से ही क्या निकलती है? हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ पार्ट ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम का पार्ट बनाएगा। एंड होल, होल मतलब पूरा, पार्ट नहीं पूरा, क्या बनाएगा? कार्क कैम्बियम। पूरा का पूरा कार्क कैम्बियम का निर्माण पेरिसाइकिल से होगा, जबकि वेस्कुलर कैम्बियम का भाग बना। इस तरह से हम आपको पूरा कार्टेक्स पढ़ा दिए और साथ में पेरिसाइकिल। अब इसका अंतिम पार्ट, जो ग्राउंड या फंडामेंटल ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का जो अंतिम पार्ट है, उसको हम बताने जा रहे हैं, और उसका नाम है पित्त। पित्त का एक और नाम है, उसका नाम है मेडुला। पित्त और मेडुला। पित्त और मेडुला भी किसका बना होगा? मास ऑफ पैरेनकाइमा का बना होता है। और इसका काम क्या होगा? जो पैरेनकाइमा का काम है, स्टोरेज ऑफ फूड। पित्त में ही वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। ये पित्त एब्सेंट होता है इन मोनोकॉट स्टेम में। स्टेम में पित्त की जगह पे खाली जगह होगी, तो क्या होगा? वो जगह हॉलो होगी। एंड डाइकॉट रूट में भी नहीं होगा। मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट में नहीं होता। डाइकॉट रूट में जो पित्त वाला रीजन होता है, यहां पर सेकेंडरी जाइलम आ जाता है।
इसकी जगह पे वुड बन जाता है, सेकेंडरी जाइलम भर देता है उस जगह को। तो बचा किस में? ये तो एब्सेंट लिखा हमने, तो प्रेजेंट किस में होगा? अब इन दोनों को छोड़ के मोनोकॉट स्टेम में नहीं होगा। पहला बात तो ये क्लियर हो गया, यानी यह डाइकॉट स्टेम में होगा एंड उसी के पिटियोल में होगा। ये मोनोकॉट स्टेम रूट कहीं नहीं होगा। डाइकॉट रूट में, जो डाइकॉट का रूट होता है, ये जो आपको लिखा हुआ है, पूर्ण रूप से किससे रिप्लेस हो जाएगा? जाइलम से, सेकेंडरी जाइलम से। पिथ इज रिप्लेस्ड बाय सेकेंडरी जाइलम इन डाइकॉट रूट एंड इट इज हॉलो इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम। अब बचा कौन? डाइकॉट स्टेम। तो डाइकॉट स्टेम में ये है बेटा वेस्कुलर बंडल, ऐसा। ये है एंडोडर्मिस, इसके नीचे की लेयर को बोलेंगे पेरिसाइकिल। ये है वेस्कुलर बंडल, और इनके बीच में जो पेरिसाइकिल की, सॉरी, पिथ की सेल्स होती है, ये जो हम लाइन खींच रहे हैं एक एक, ये इलांगेटेड होती है, रेडियली इलांगेटेड होती है। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, रेडियली इलांगेटेड सेल्स ऑफ पिथ को हम लोग मेडुलरी रेस कहते हैं। ये जो लंबी लंबी सेल्स होंगी रेडियस पे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेडुलरी रेस कहेंगे। और मेडुलरी रेस हम बताए हैं पिछली क्लास में आपको, क्या हेल्प करेगा? हेल्प इन लेटरल ट्रांसपोर्ट। लिटरल ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, चाहे वो खाना हो चाहे वो पानी हो। साइड में जाने की जिम्मेदारी, रेडियस पे ले जाने की जिम्मेदारी कौन निभाता है? मेडुलरी रेज निभाता है। मेडुलरी रेज क्या है? रेडियली इलोंगेटेड सेल्स ऑफ पिथ है। ये जो हमने डायग्राम में लाइन खींचा, ये कंप्लीट पिथ रहा। फिर से बता देते हैं, पिथ क्या है? मास ऑफ पैरेंकाइमा है। काम क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड है। पिथ किस में एब्सेंट होता है? मोनोकॉट स्टेम में। और उसकी जगह पे क्या होता है? खाली जगह। आप देखोगे बांस बीच में खाली है, पिथ की जगह खाली है। आप गेहूं का तना काट लीजिए, बीच में खाली है। धान का तना काटिए, बीच में खाली है। मक्के का तना काटिए, बीच में खाली है। यानी हॉलो है, और ये सब मोनोकॉट है। डाई कार्ड के रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होगी और पिथ का रीजन कंप्लीट चेंज हो जाएगा, यानी ओवरटेक कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? सेकेंडरी जाइलम के द्वारा। पिथ प्रेजेंट किस में होता है? डाई कार्ड स्टेम में और पिटियोल में। यहाँ हमने डाई कार्ड स्टेम ही बनाया है। डाई कार्ड स्टेम में पिथ की जो सेल्स होती हैं वेस्कुलर बंडल के बीच में, वह त्रिज्या पे लंबी लंबी होती हैं, और उनको हम मेडुलरी रेस कहते हैं। और मेडुलरी रेस के द्वारा पानी और खाना का रेडियस पे ट्रांसपोर्ट होता है। ऊपर नीचे ले जाने की जिम्मेदारी जाइलम फ्लोएम निभाते हैं। साइड में ले जाने की जिम्मेदारी मेडुलरी रेस निभाता है। ठीक है? आप लोगों की इतनी बात समझ में आ गई हो। हमने ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंप्लीट पढ़ा दिया, तो जल्दी से बताइए, आपको ये बात समझ में आ गई? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम समझ में आ गया? बोलो बेटा, कोई बोल नहीं रहा है। आप लोगों को दोनों टिश्यू सिस्टम हमने पढ़ा दिए, समझ में आ गए? ठीक, ठीक है। किसी कोई सवाल पूछना है? किसी कोई क्वेश्चन पूछना है?